जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट, जिसका हमारा कोर्स टाइटल है तुलनात्मक राजनीति और सरकार का महासंग्राम रिवीजन क्लास देखेंगे। हमने इसका फर्स्ट क्लास देख लिया हुआ है, जिसमें हमने सिलेबस का आधा जो पार्ट है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर कर लिया है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो आपको बता दें, जो भी यहाँ पर रिवीजन क्लास या क्लासेस कराई जाती हैं सबके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, वहां से आप लेकर रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने महासंग्राम रिवीजन क्लास फर्स्ट नहीं देखी हो तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको यह क्लास मिल जाएगी, उसको भी देख लीजिए। इसको और दोनों को मिलाकर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का जो है जवाब दिया जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल जो है उसमें आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी जो भी क्वेरी होती हैं उसको बताया जाता है, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उसको भेज दिया जाता है और नोट्स भी भेजे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। तो चलिए देखते हैं हमारा तुलनात्मक राजनीति और सरकार में हमारे आगे सिलेबस में क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के 4 कारण लिखिए। क्या क्या दुर्बलताएं हैं किसकी? प्रतिनिधि सभा की। पहली है अध्यक्षीय जो शासन प्रणाली है, दूसरा है समानपदी द्विसदनीय व्यवस्था है और तीसरी है सीनेट की विशिष्ट स्थिति है, कार्यपालिका पर नियंत्रण है। ये सभी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, बस आपको ध्यान से सुनना है, रिवीजन करना है, अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा है, प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के 4 कार्य बताइए। जो प्रतिनिधि सभा होते हैं उसके जो अध्यक्ष होते हैं उसका 4 कार्य हमें बताना है, जिसमें से पहला कार्य प्रतिनिधि सदन की अध्यक्षता करना, अध्यक्ष का कार्य होगा ही। सदन में व्यवस्था बनाए रखना, नियमों की व्याख्या करना और दल के नेता के रूप में कार्य करना। एक प्रकार से प्रतिनिधि सदन जब होगा उसकी अध्यक्षता करेगा, उसमें व्यवस्था को बनाए रहेगा, अनुशासन में जो है उसको कार्यपालन उसका करवाएगा लोगों से। जो भी नियम बनेंगे उसकी व्याख्या लोगों से कौन करेगा? प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष करेगा और दल के नेता के रूप में यह कार्य करेगा। अगला हम देखेंगे तीसरा प्रश्न हमारा, अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन या उच्च सदन का नाम लिखिए। तो उसे क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है। किसे? द्वितीय सदन या उच्च सदन जो अमेरिकी कांग्रेस का है वह क्या है? सीनेट कहलाता है। अगला हम प्रश्न देखेंगे, सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए। सीनेटरों की अवधि जो है 6 वर्ष होती है, परंतु उनका 1/3 भाग प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर नए सदस्य जो है वह चुने जाते हैं। जो कि 1/3 भाग जो मतलब सदस्य होते हैं उसके जो 2 वर्ष के पश्चात हर जो है उनका रिटायरमेंट हो जाता है और उसके बाद वो उनके स्थान पर नए जो सदस्य होते हैं वह चुनते हैं और जितने भी सीनेट होते हैं उनकी सदस्य संख्या मतलब उनके कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला हम देखेंगे 5वां प्रश्न, सीनेट के सदस्यों की 2 योग्यताएं लिखिए। पहली योग्यता होती है वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, दूसरी वह संयुक्त राज्य अमेरिका का 9 वर्ष से नागरिक हो तब वह सीनेट का सदस्य बन सकता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सीनेट का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति जो होता है वह अमेरिकी सीनेट का सभापति होता है। अगला प्रश्न हमारा है, सीनेट के 4 कार्य लिखिए। सीनेट का विधायी शक्तियाँ उसे प्राप्त हैं, कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त हैं, न्याय संबंधी शक्तियाँ प्राप्त हैं, निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ सीनेट को प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, सीनेट के शक्तिशाली होने के 4 कारण लिखिए। पहला है कि सीनेट एक गौरवशाली संस्था है, दूसरा है सीनेट का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तीसरा है सीनेट का लघु आकार होता है और सीनेट की विशिष्ट शक्तियां इसमें होती हैं। ये उनके शक्तिशाली होने के 4 कारण हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे सीनेट के ही विषय में, सीनेट का शिष्टाचार क्या है? वर्तमान समय में अमेरिका में सीनेटीय शिष्टता का नियम प्रचलित है, जिसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति जिस राज्य में नियुक्तियां करे उस राज्य के वरिष्ठ सीनेटर से परामर्श किया जाता है और यदि वरिष्ठ सीनेटर राष्ट्रपति के दल से संबंधित नहीं है तो उसके द्वारा कनिष्ठ सीनेटर से परामर्श किया जाता है। यह क्या है? सीनेट का शिष्टाचार है। अर्थात उस राज्य में जब किसी भी पद का एक नियुक्ति होगी, किसी भी चीज़ का किसी राज्य में नियुक्ति की जाएगी, वहाँ के सीनेटरों से सलाह ली जाएगी। अगर जो सीनेटर है उस समय अगर उनकी दल का नहीं है
तो कनिष्ठ सीनेटर जो है उससे सलाह वह लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, अमेरिका में संघीय न्यायालयों की व्यवस्था में सर्वोच्च स्तरीय न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय सबसे सर्वोच्च स्तरीय न्यायालय है। 11वां प्रश्न है, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1789 में हुई। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन में स्थित है, जिसका स्थापना 1789 में हुई। अगला प्रश्न हमारा है, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न हमारा, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रमुख योग्यताएं लिखिए। ख्याति प्राप्त वह पहले से वकील होने चाहिए, कानून का प्राध्यापक हो, सार्वजनिक व्यक्ति तथा प्रशासनिक अभिकरणों के परामर्शदाता वह रह चुके हों। अगला प्रश्न हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की 4 शक्तियां लिखिए। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उनका होना चाहिए, मतलब होता है किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार उन्हें होता है, संविधान तथा अधिकारों के वे संरक्षक कहलाते हैं। कौन? सर्वोच्च न्यायालय के जो भी होते हैं सदस्य। अगला प्रश्न हम देखेंगे 16वां प्रश्न, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का महत्व लिखिए। सर्वोच्च न्यायालय जो है विधानमंडल का तीसरा सदन होता है। सर्वोच्च न्यायालय सतत संविधान निर्माता निकाय है। सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र एवं निष्पक्षता का प्रहरी है, अर्थात वह स्वतंत्र होता है और निष्पक्ष रूप से वह न्याय देता है। साथ ही साथ सतत संविधान निर्माता का अर्थ है वह लगातार जो है, मतलब हर एक समय, जैसे कि पास्ट में बना ही रहा है लेकिन फ्यूचर में भी बनाएगा, प्रेजेंट में भी, तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान निर्माता होता है। जो भी परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होते हैं उसमें वह संविधान में भी बदलाव कर सकते हैं विभिन्न नियमों के अनुसार। अगला हमारा प्रश्न है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्या अर्थ है? न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ है कि न्यायालय द्वारा कार्यपालिका का और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना, वही न्यायिक पुनर्निरीक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, न्यायिक पुनर्निरीक्षण के 4 महत्व बताइए। पहला है कि संविधान की पवित्रता की रक्षा होती है अगर हम पुनर्निरीक्षण करें। दूसरा है संघ प्रणाली की रक्षा होती है। तीसरा है नागरिक अधिकारों की रक्षा होती है। चौथा है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने में आसानी होती है। अगला प्रश्न हमारा, कन्फ्यूशियस क्या है? कन्फ्यूशियसवाद एक दार्शनिक और नैतिक प्रणाली है जो प्राचीन चीन में उत्पन्न हुई और सदियों से विकसित होती रही है। इसके प्रवर्तक कौन है? कन्फ्यूशियस। इसका अंतिम लक्ष्य परोपकार, धार्मिकता और अधिकार के प्रति सम्मान पर आधारित समाज को प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न हमारा 20वां प्रश्न, चीनी समाज पर कन्फ्यूशियस का क्या प्रभाव पड़ा? तो चीनी समाज पर कन्फ्यूशियस के सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव में से एक है शिक्षा पर जोर था। उसका मानना था कि शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक सुधार की कुंजी है और सामाजिक स्थिति या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी को सीखने का अवसर मिलना चाहिए, अर्थात स्त्री हो या पुरुष हो, सबको जो है शिक्षा का अधिकार है। और शिक्षा जब लोगों तक पहुंच जाएगी तो व्यक्तिगत रूप से भी सुधार होगा और सामाजिक रूप में भी सुधार होगा। इस विचार के कारण चीन में एक उच्च शिक्षित वर्ग का विकास हुआ और शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली का निर्माण हुआ जिसने अकादमिक विषयों के साथ साथ नैतिक एवं नैतिक शिक्षाओं पर भी बल दिया हुआ है। बस आप ध्यान से सुनते रहिए, हमें पता है आपके एग्जाम आ गए हैं एकदम पास, तभी आप वीडियो देख रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का। तो बस आप देखते रहिए, मतलब ध्यान से। हर एक सब्जेक्ट में 2 वीडियोज़ आ रही हैं बहुत कम समय में, बहुत अच्छी तैयारी आपको यहाँ पे कराई जा रही है। तो चैनल पर बने रहिए, अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो। चलिए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी शासन पर कन्फ्यूशियस का क्या प्रभाव पड़ा? ये तो हमने देख लिया है। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, कन्फ्यूशियस के उपदेशों का विवेचन कीजिए। कन्फ्यूशियस ने आम जनता को सुधारने के लिए निम्न उपदेश दिए हुए हैं। पहला कि गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। दूसरा, पूर्वजों की पूजा तथा सम्मान करना चाहिए। विद्वान और योग्य व्यक्तियों का सदा आदर करना चाहिए। व्यक्तियों को अपना चरित्र अच्छा रखना चाहिए। गरीबों एवं दुखियों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। निस्वार्थ कर्तव्य का पालन करना चाहिए। राजा के आदर्शों का पालन करना चाहिए। ये सभी बातें लगभग आपने अपने गुरुजनों से सुनी होंगी। आपके जो बुजुर्ग होंगे, दादाजी होंगे, उन्होंने बताया होगा गुरु का सम्मान करिए, अपने जो पूर्वज हैं उनका सम्मान करिए, विद्वान और योग्य व्यक्तियों का सदा आदर करिए। ये सभी चीज़ें आपको बस ध्यान से सुननी है, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ये सभी कौन कहा है? कन्फ्यूशियस ने कहा है। किसको कहा है? आम जनता जो है उसको सुधारने के लिए उसने यह उपदेश दिए हुए हैं। अगला हम प्रश्न देखेंगे, माओवाद क्या है?
मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा को सैनिक रणनीति में जोड़कर माओ ने जिस सिद्धांत को जन्म दिया उसे माओवाद के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मार्क्सवादी और लेनिनवादी जो विचारधारा था उसको सैनिक रणनीति में जोड़कर माओ ने एक सिद्धांत दिया और उसे ही हम क्या कहते हैं, माओवाद सिद्धांत के नाम से जानते हैं। माओ के अनुसार नवीन लोकतंत्र क्या है? माओ के अनुसार साम्यवादी क्रांति के तत्काल बाद साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना नहीं हो सकती। साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए पर्याप्त पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ेगी और एक संक्रमणकालीन व्यवस्था की स्थापना से गुजरना पड़ेगा। यह संक्रमणकालीन अवस्था ही माओ के अनुसार नवीन लोकतंत्र है और इसमें पूंजीवादी समाजवादी व्यवस्था का मिश्रित रूप होगा और अनेक लोकतांत्रिक वर्ग मिलजुल कर कार्य करेंगे। नवीन लोकतंत्र में मजदूर, कृषक, लघु बुर्जुआ और राष्ट्रीय बुर्जुआ मिलकर कार्य करेंगे। अगला हम प्रश्न देखेंगे, 25वां प्रश्न हमारा है, माओवाद की किन्हीं दो शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। तो पहली शिक्षा क्या होगी? युद्ध में मनुष्य और शस्त्र की तुलना में मनुष्य का अधिक महत्व होता है क्योंकि युद्ध के निर्णायक मनुष्य हैं, शस्त्र नहीं। अर्थात वह कहता है कि मनुष्य की अधिक महत्व होता है। जैसे कि शस्त्र आपका चला गया, मनुष्य जो है शस्त्र को फिर से बना सकता है, परंतु जो है मनुष्य ही चला गया तो क्या होगा? तो एक प्रकार से युद्ध के निर्णायक कौन होते हैं? मनुष्य होते हैं। अगला क्या है? माओवाद ही सही राजनीति व अर्थशास्त्र है, इसलिए इसे प्राथमिकता हमें देनी चाहिए, ऐसा माओवाद के विचारकों ने कहा हुआ है। माओ ने यह विचार दिया हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, चीन के नए संविधान की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके पहले हमने अमेरिका के संविधान के विषय में पढ़ा था, हमने तुलनात्मक राजनीति के विषय में पढ़ा हुआ था। अब हम इसमें आपके सिलेबस में लगे हुए चीन के संविधान को पढ़ रहे हैं। चीन में माओवाद, कन्फ्यूशियसवाद, ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा स्विट्जरलैंड के संविधान का भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगर चीन के नए संविधान की हम विशेषताओं की बात करें तो यह निर्मित और विस्तृत संविधान है। समाजवादी गणराज्य की स्थापना यहाँ पर है और एकात्मक शासन है और बहुराष्ट्रीय समाज है। ये सभी क्या है? चीन के नए संविधान की विशेषता है। चीन के संविधान में दिए गए किन्हीं 4 मौलिक अधिकार लिखिए। तो पहला अधिकार है, कानून के समक्ष सबको समता है। चुनाव लड़ने और मत देने का सबको अधिकार है। भाषण, पत्राचार, प्रेस आदि की स्वतंत्रता है। व्यक्ति का निरापदा की गारंटी है। ये सभी अधिकार क्या हैं? चीन के संविधान में दिए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चीन के नए संविधान के 2 मौलिक कर्तव्य लिखिए। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार चीन के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 53 के अनुसार नागरिक का यह कर्तव्य है कि वे राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखें। और दूसरा अनुच्छेद 53 में ही है, उसके अनुसार चीन के नागरिकों का यह दायित्व है कि वे देश के संविधान और कानून का पालन करें। नागरिकों से यह अपेक्षा की गई है कि राज्य की गोपनीयता बनाए रखें, सार्वजनिक संपत्ति की हिफाजत रखें, श्रमिक अनुशासन को बनाए रखें, सार्वजनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक नैतिकता को मान्यता दें। आपने अपने देश के भारत देश का संविधान के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए होंगे। उसमें आपने नीति निर्देशक तत्व को जब हमने बताया था तो ये सभी चीज़ें उसमें भी शामिल थी कि अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, सार्वजनिक जो वस्तुएं हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का हमें क्या करना चाहिए, मूल कर्तव्य होता है ये हम लोग का, तो राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए। विभिन्न आपके मूल कर्तव्य हैं। अगला हम देखेंगे 29 नंबर प्रश्न, चीनी गणराज्य की स्थापना कब हुई? 1949 की साम्यवादी क्रांति के बाद जनवादी चीन गणराज्य की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न हमारा, चीन के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 138 अनुच्छेद कहाँ के संविधान में है? चीन के संविधान में है और इसके अंतर्गत 4 अध्याय हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और कितने अध्याय अर्थात भाग हमारे संविधान में हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं। आपको यह सभी चीज़ें कमेंट करके हमें बतानी है। आपकी तैयारी की एक प्रकार से जांच होगी, जो कि हमने पेपर फर्स्ट के ये जो इसके पहले जो हमने रिवीजन क्लास कराया था उसमें बताया भी हुआ था। तो यहाँ पर आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और कितने भाग में हमारा भारत का संविधान है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, चीन में साम्यवादी दल का उद्भव कब हुआ था? चीन में साम्यवादी दल का उद्भव एवं विकास 1920 के बाद माना जाता है। 32वां प्रश्न हमारा है, चीन के साम्यवादी दल की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला है कि यह दलीय दृढ़ता है और सदस्यता के कठोर नियम यहाँ पर हैं वहाँ पर। अगला प्रश्न है, चीन के किस पार्टी की सरकार बनती है और क्यों? चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी जो है हावी है और लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है।
चीन में कितने वर्ष बाद चुनाव होते हैं? 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। 35वां प्रश्न हमारा है, साम्यवादी दल की किन्हीं 2 प्रतिज्ञाओं का उल्लेख कीजिए। एक पहली प्रतिज्ञा है साम्यवादी दल की कि मैं मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओ त्से-तुंग की विचारधारा का अध्ययन करता रहूंगा और दल की नीतियों और निर्णयों को जानने का भरपूर कोशिश करता रहूंगा। दूसरा प्रतिज्ञा है कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा दल के हितों को अधिक महत्व दूंगा। ये कहाँ का जो है प्रतिज्ञा है? साम्यवादी दल का। अगला प्रश्न हम देखेंगे 36 नंबर, बहुल कार्यपालिका किसे कहते हैं? बहुल कार्यपालिका का तात्पर्य कार्यपालिका के ऐसे प्रकार से है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति अंतिम रूप से किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर व्यक्तियों के एक समुदाय में निहित होती है। अर्थात जैसे कि कोई भी कार्यपालिका है, बहुल कार्यपालिका उसे ही कहते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति के पास जो है शक्ति ना रहे, सभी सदस्यों के पास बराबर की शक्ति रहे। अब हम पहुंच गए स्विट्जरलैंड के संविधान में और वहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका में कितने सदस्य होते हैं? स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका में 7 सदस्य होते हैं। संघीय सरकार में इन 7 सदस्यों की स्थिति व शक्तियाँ जो हैं समान होती हैं। अगला हम देखेंगे प्रश्न 38 नंबर, स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। पहला है कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका जो है मंडलात्मक होती है। कार्यकारिणी शक्ति एक प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति में निहित न होकर 7 सदस्यों की परिषद को सौंपी जाती है। यहाँ पर स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका है 7 सदस्यों की हैं और 7 के पास जो है एक प्रकार से समान शक्तियाँ होती हैं। अगली विशेषता क्या है? स्विस संघीय परिषद एक दलीय न होकर बहुदलीय होती है। विधानसभा के लगभग सभी प्रमुख दलों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा 39 नंबर, संघीय परिषद के कार्यपालिका संबंधी अधिकारों का उल्लेख कीजिए। संघीय परिषद के कार्यपालिका संबंधी जो अधिकार हैं, पहला है संघीय परिषद उन समस्त उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करती है जिनकी नियुक्ति व्यवस्था विभाग नहीं करता। दूसरा है देश में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करता है, कानूनों का पालन करवाता है और विदेशों में संबंध स्थापित करता है। कौन? संघीय परिषद जो है उसकी कार्यपालिका। अगला हम प्रश्न देखेंगे 40 नंबर, संघीय परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? संघीय परिषद के सदस्यों का चुनाव जो है संघीय सभा में दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एक संयुक्त बैठक में किया जाता है। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? संघीय परिषद के जो अध्यक्ष होता है उसे ही स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार की कार्यकारी शक्ति जो है संघीय परिषद में निहित होती है। 43 नंबर प्रश्न है, स्विस संघीय परिषद को विश्व की अनोखी कार्यपालिका क्यों कहा जाता है? जो स्विस संघीय परिषद में संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक दोनों व्यवस्थाओं के लक्षणों का मिश्रण है, इसलिए इसे विश्व की अनोखी कार्यपालिका कहा जाता है। बस ध्यान से सुनते रहिए, बहुत ही साधारण शब्दों में हर एक प्रश्न आपको समझाया जा रहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 44 नंबर, स्विस कार्यपालिका की 2 विधायी शक्तियाँ बताइए। वैयक्तिक विधेयकों पर पहले संघीय परिषद स्वयं विचार करती है और उसकी स्वीकृति के बाद संघीय सभा विचार करती है। दूसरी क्या शक्ति है विधायी? संघीय सभा से प्राप्त अधिकारों के आधार पर संघीय परिषद आवश्यक अध्यादेश जारी करती है। अगला प्रश्न हमारा है, स्विस संघीय परिषद की शक्तियां लिखिए। पहली है कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, संकटकालीन शक्तियां और राज्यमंडल और कैंटनों के मध्य संबंधों का एक प्रकार से संकलन करने की शक्ति इसके प्रयास होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जनता का जनता द्वारा जनता के लिए किया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है, अर्थात स्वयं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग किया जाए वही प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। ऐसा स्विट्जरलैंड में ही पॉसिबल है क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है और वह सीधे सीधे शासन में अपना एक प्रकार से जो है प्रतिनिधित्व करती है और विभिन्न जो नीतियाँ बनती हैं उनमें अपने सुझावों को देती है। वहाँ सीधे सीधे जनमत संग्रह किए जाते हैं, लोगों के सुझाव लिए जाते हैं, लोगों के सुझाव के आधार पर विधियाँ बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 उपकरण बताइए। पहला है कि लोक निर्णय या जनमत संग्रह, दूसरा है उपक्रम या आरंभक। जनमत संग्रह करके लोगों के विचारों को जानते हैं, उसके बाद उसके द्वारा कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, लोक निर्णय या जनमत संग्रह से क्या तात्पर्य है? लोक निर्णय या जनमत संग्रह का तात्पर्य यह है कि विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून का रूप तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि जनता उसे स्वीकृति प्रदान न कर दे, अर्थात यदि जनता विधेयक को अस्वीकृत कर दे तो उसे रद्द समझा जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, आरंभक या उपक्रम क्या है?
आरंभक जनता को कानून के संबंध में सकारात्मक शक्ति प्रदान करता है। आरंभक द्वारा जनता को यह अधिकार दिया जाता है कि वह किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करे अथवा प्रस्ताव के रूप में यह मांग करना कि या तो विधानमंडल उस प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करे अथवा उस पर लोक निर्णय किया जाए। यह आरंभक या उपक्रम कहलाता है। एक प्रकार से जनता को यह शक्ति होती है कि वह विधेयक अब कोई भी बनाना चाहे उसका प्रारूप बनाकर दे सकती है या फिर मांग कर सकती है विधानमंडल से कि उस प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण किया जाए या फिर जनमत संग्रह के आधार उस प्रस्ताव के लिए बैठाया जाए। अगला प्रश्न हमारा है 50 नंबर। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता के कोई 4 कारण बताइए। पहला है स्विस नागरिकों का चरित्र, दूसरा है राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम की भावना, तीसरा है जन संप्रभुता को बनाए रखने के लिए तीव्र आकांक्षा और चौथा है स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ व्यवस्था वहाँ पर होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पक्ष में 4 तर्क दीजिए। पहला है कि लोक निर्णय वहाँ पर होता है, शासन की त्रुटियों का उपचार हो जाता है, आरंभक शासन की भूलों का उपचार, जनता में राजनीतिक विषयों के प्रति जागरूकता तथा जनता तथा प्रतिनिधियों में संबंध स्थापित यह करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे लैंड्सजिमिंड या प्रारंभिक सभाएं क्या हैं। 20 वर्ष या अधिक आयु वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को वर्ष में एक बार आवश्यकता पड़ने पर अधिक बार वाद विवाद में भाग लेने तथा मत देने का अधिकार होता है और इस सभा को ही स्विट्जरलैंड में लैंड्सजिमिंड या प्रारंभिक सभाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा स्विट्जरलैंड की संघीय संसद के कितने सदस्य हैं। स्विट्जरलैंड की संघीय संसद के 2 सदन हैं। कौन कौन से? प्रतिनिधि सभा और सीनेट। अगला प्रश्न हमारा 54 नंबर। स्विस संघीय सदन के निम्न सदन का नाम बताइए। स्विस संघीय संसद के निम्न सदन का नाम प्रतिनिधि सभा है। स्विस संसद के उच्च सदन का नाम सीनेट है। निम्न सदन का क्या नाम है? प्रतिनिधि सभा और उच्च सदन का सीनेट। अगला प्रश्न 56 नंबर। कैंटनों के आधार पर प्रतिनिधि सभा में अपने प्रतिनिधि किस आधार पर भेजे जाते हैं? प्रत्येक कैंटन के द्वारा अपनी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा में भेजे जाते हैं। 57वां प्रश्न है हमारा स्विस संघीय संसद के दोनों संसदों की संयुक्त बैठक किन कार्यों के लिए बुलाई जाती है? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। पहला कार्य क्या होता है? संघीय सरकार के सदस्यों तथा अन्य पदाधिकारियों के चुनाव हेतु जो है बुलाए जाते हैं और दूसरा है क्षमादान के प्रार्थना पत्रों पर निर्णय लेने के लिए संयुक्त बैठक बुलाया जाता है दोनों सदनों का। अगला प्रश्न हमारा है 58 नंबर। स्विस संघीय संसद की कार्यवाही का प्रत्येक प्रलेख किन किन भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है? तो संसद की कार्यवाही का प्रत्येक जो प्रलेख वहाँ पर होता है वह जर्मन, फ्रेंच, इटालियन तथा रोमांच 4 भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। कौन कौन सी भाषा? जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांस 4 भाषाओं में वहाँ के जो भी कार्यवाही संसद की होती है उसके प्रलेख को जारी किया जाता है। 59 नंबर प्रश्न है हमारा संघीय संसद की 2 प्रमुख विधायी शक्तियाँ बताइए। संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए सभी विषयों पर कानून निर्माण की उसे शक्ति होती है। संविधान में संशोधन की शक्ति उसे प्राप्त है। अगला प्रश्न हमारा 60 नंबर है संघीय संसद की 2 प्रमुख कार्यपालिका शक्ति बताइए। तो कौन कौन सी शक्तियां हैं? वैदेशिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संबंध में शक्ति प्राप्त है। संघीय सत्ताओं का निरीक्षण एवं नियंत्रण करने की शक्ति जो है संघीय संसद के कार्यपालिका को प्राप्त है। इस प्रकार से आपका जो है पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हुआ। पेपर सेकंड के अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन क्लासेस आपकी आएंगी। चैनल पर बने रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर इसका नोट्स दिया जाएगा, अच्छे से रिवीजन कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। किसी अन्य भी विषय का आपको चाहिए महासंग्राम रिवीजन क्लास तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, वह भी आपके लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। तो अधिक से अधिक दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, वीडियो लाइक करें, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।